हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कॉपर ल्यूटियम का कार्य क्या है। तो दोस्तों देखिए, कॉपर ल्यूटियम जो होता है अत्यधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन नामक जो है हार्मोन रिसाव करता है। कॉपर ल्यूटियम जो है अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन रिसाव करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जैविक खाद के उपयोग होने के दो लाभ बताइए। तो देखिए, जैविक खाद के लाभ हैं, यह मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करती है, और दूसरा का है यह प्राकृतिक एवं हानि रहित होती है, यह किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एड्स के दो लक्षण बताइए। दोस्तों पहले आपको हम बता दें कि एड्स जो है HIV के द्वारा होती है, ठीक ना। और इसके दो लक्षण है, यहाँ पर वजन में कमी हो जाएगा और रोग से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, बायोटिक समुदाय तथा उसके वातावरण को एक साथ पारिस्थितिक में जुड़ना पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। कहने का मतलब है कि बायोटिक समुदाय तथा उसके वातावरण को एक साथ जुड़ना पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कैंसर के लक्षण बताइए। कैंसर के दो लक्षण को बताइए। तो दोस्तों कैंसर के दो लक्षण हैं, वजन में कमी हो जाना और शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि हो जाना, कैंसर का ये लक्षण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सहलंगता को परिभाषित करें। तो देखिए, दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागों एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना सहलंगता कहलाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि दो गो जो है होमोलोगस एक गुण वाले धागे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ये घटना सहलंगता कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सहभोजित को एक उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, जब समूह के दोनों पार्टनर लाभवंती होते हों तो वैसे समूह को सहभोजी कहा जाता है। दोस्तों समझिएगा, सहभोजी उस जीव को कहा जाता है जिसमें दोनों समूह को लाभ हो। जैसे में दोस्तों देखिएगा, बगुला एवं भैंस के ऊपर जो है अगर कोई जू होता है तो उसको खाती है बगुला, उसके कानों में जो उसका गूंज होता है उसको बगुला खाती है, तो भैंस का भी फायदा हो जाता है और बगुला का भी भोजन हो जाता है, तो ये उसका फायदा, यानी दोनों को फायदा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, वैसी विधि जिसने उचित सिंचाई, कीटनाशक का उपयोग एवं उच्च उत्पादकों वाले बीज का उपयोग करके कृषि उत्पादों को अत्यधिक रूप से बढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। दोस्तों आप सरल भाषा में समझ लीजिएगा कि वैज्ञानिक तरीका लगा के फसलों में वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दो ग्रीन हाउस गैस के नाम बताइए जिनसे वैश्विक तापन हो रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस के नाम बताइए जिससे क्या होता है ना कि तापमान, वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड और दो नंबर में है कार्बन मोनोऑक्साइड। इनके वजह से जो है वातावरण का तापमान बढ़ते जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैव विविधता के बारे में आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर जीव के विविधता को जैव विविधता कहते हैं। दोस्तों सरल भाषा में आप समझिएगा, हमारे आसपास अनेकों जीव हैं, कई प्रकार के जीव हैं, वो सभी जीव जो है एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न है, इसी को दोस्तों जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्रॉसिंग ओवर से जुड़े 4 चरणों को लेख करें। तो देखिए, टेट्रा के 4 क्रोमेटोड में बीच में 2 किसी बिंदु पर जुड़ते हैं। टेट्रॉड के 4 क्रोमेटोड के बीच में 2 बिंदु
दो किसी बिंदु पर जुड़ते हैं, इसे काइज मोटा कहते हैं। इस स्थान पर क्रोमेटिड टूटकर पुनः इस प्रकार से जोड़ता है, इस समजात खंडों में विनिमय हो जाता है, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर बताइए। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन आप समझ सकते हैं दोस्तों, सिंपल सा भाषा में हम बताएंगे। पहले ये देख लीजिए, जेनेटिक सूचना को डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए के कॉपी करने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दोस्तों इससे भी आसान शब्दों में आप समझ लीजिए कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। समझ में आया आपको? मतलब डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। चलिए दूसरा का पॉइंट इसी का है, ट्रांसलेशन। तो देखिए ट्रांसलेशन किसको कहते हैं? तो एमिनो एसिड मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। दोस्तों सिंपल सा बात में आप समझिएगा कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भोपाल गैस त्रस्ती के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिएगा 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट से संबंधित कीटनाशी बनाने वाले कंपनी यूनियन कार्बाइड में जहरीली गैस का रिसाव के कारण रातों रात 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। हजारों लोग असाध्य रोग के शिकार हो गए एवं सैकड़ों लोगों की आंखें चली गई। इस बड़ी त्रस्ती को भोपाल गैस त्रस्ती के नाम से जाना जाता है। ये बड़ी जो घटना है इसी को भोपाल गैस त्रस्ती के नाम से जाना जाता है। चलिए जिसको देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको दोस्तों मिक गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं? तो देखिए वैसे पौधे की खेती जो लिग्यूमिनियस कुल के अंतर्गत आते हैं तथा सिम्बियोटिक नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, कार्बनिक खेती कहलाते हैं। दोस्तों आप सिंपल भाषा में समझिएगा, वैसे खेती जिससे किसी प्रकार की नुकसान ना हो, उसमें यूरिया और नाइट्रोजन इन सब का मात्रा जो है जैविक खादों के द्वारा प्राप्त हो, कार्बनिक खेती कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य में XXY व्यक्ति के बनने की प्रक्रिया को संक्षेप में वर्णन करें। तो देखिए ऐसे व्यक्ति में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होते हैं, अर्थात कुछ जो है 47 गुणसूत्र जिसको ट्रिपल X होते हैं। ऐसे व्यक्ति में बहुत से ज़्यादा मादा का गुण प्रकट हो जाता है, परंतु ऐसे व्यक्ति एस्ट्रल हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए जब मनुष्य का जो है गुणसूत्र की संख्या एक बढ़ जाता है, 47 हो जाता है, तो वो व्यक्ति जो है बिल्कुल मादा जैसा दिखने लगता है, जिसको हम लोग व्यक्ति में क्या हो जाता है, मनुष्य में XXY व्यक्ति बनने की प्रक्रिया दिखाई देने लगता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एमनियोसिंथेसिस क्या है? तो यह एक विधि है जिसकी मदद से एमनियोटिक द्रव की मदद से गर्भ में पल रहे शिशु के रोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब एक प्रक्रिया है जिसमें गर्भ में जो बच्चा रहता है ना, उसको पता लगाया जाता है कि इसमें कोई रोग है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पैथोजेन क्या है? पैथोजेन जो क्या है, देखिए पैथोजेन शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है रोग पैदा करने वाले जीव को पैथोजेन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कुछ एंटीबायोटिक के नाम लिखे जो बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन है, इम्पेनिसिलिन है, ये जो है बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निकोटीन के क्या प्रभाव हैं?
तो निकोटीन के कारण रक्तचाप एवं दिल की गति बढ़ जाती है, क्योंकि वह एड्रेनल एवं न्यूट्रल एड्रेनलिन स्रावन को बढ़ा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के सभी अवयव का वर्णन करें। तो देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र के घटक को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। जैविक एवं अजैविक घटक जो है व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को तथा अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो किस तरीक़ा से करता है ये हम लोग देखते हैं। जैविक एवं अजैविक घटकों के परस्पर क्रियाओं के बाद एक भौतिक संरचना विकसित होती है, जो प्रत्येक प्रकार के परिस्थितिक विशिष्ट एक परितंत्र पादप एवं प्राणी प्रजातियों के पहचान एवं गणना इसकी प्रजाति के संगठन को प्रकट करता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर स्तर, झाड़ी द्वितीयक स्तर तथा जड़ी बूटी घास निचले स्तर पर निवास करते हैं। कहने का मतलब है, देखिए जैविक क्या होता है, तो जिसमें जीव सजीव और जो रहते हैं, जीव जंतु जहाँ रहते हैं उसको जैविक कहा जाता है। अजैविक जहाँ पर चट्टान परत निर्जीव वस्तुओं होता है वो अजैविक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन चक्र का वर्णन करें। तो देखिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में विद्यमान है। ठीक है ना, ये सभी जीवों के लिए निरंतर आवश्यक तत्व है। मतलब कार्बन जो है सभी जीवों के लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी जीव बिना कार्बन के नहीं होता है। वातावरण में कार्बन की जो है अनुकूलित मात्रा जो है 0.03% से 0.04% लगभग है। कार्बन डाइऑक्साइड जलाशय जैसे में तालाब, झील, समुद्र आदि में भी रहता है। जब तक इनकी मात्रा अनुकूलित जो है होती है, अनुकूलतम से अधिक होने पर जीवों को सांस लेने में, कहने का मतलब है कि जब वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट है, अगर लिमिट से ज़्यादा होता है ना तो वातावरण में रहने वाले जीवों को जो है सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मेंडल द्वारा बताए गए डिहाइब्रिड क्रॉस के वर्णन करें। द्विसंकर क्रॉस के वर्णन करें। तो देखिए, डिहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कुछ प्रयोग में एक से अधिक गुणों के आनुवंशिकता का एक अध्ययन किया, जिसने मटर के बीज के दो विपरीत गुणों के साथ किया। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि गोले और पीले और झुर्रीदार एवं हरा। उन्होंने देखा कि इस प्रकार के पौधे में पर परागण से बनी पहली पीढ़ी के सभी बीज लाल तथा पीले होते हैं और दूसरी पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज बनते हैं। प्रथम पीढ़ी की संतान के गुणों को हम निम्न चार्ट के द्वारा देख सकते हैं, जो कि चार्ट यहाँ पर हम नहीं दिखाए हैं, आप लोग अपने बुक एनसीईआरटी में देख लीजिएगा इसका चार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के सिद्धांत और तकनीक के वर्णन, तकनीक की विवेचना करें। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज एलेक जेफरी ने की थी। मनुष्य में मिलने वाला क्षार अनुक्रम लगभग समान होते हैं। मानव जीनोम 3 × 10⁹ क्षार युग्म होते हैं और सभी मनुष्य का डीएनए लगभग 99.9% समान होते हैं। वह 0.1 y असमानता ही होती है। यही अंतर एक मनुष्य को एक दूसरे को अलग बनाता है। अतः 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रम के बीच तुलना करने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है, डीएनए फिंगर तरीका अपनाया जाता है। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम की स्थिति विशिष्ट जगहों पर बीच में पाए जाने वाले विभिन्नता पर पता चलता है। विशिष्ट स्थानों को ही रिपोर्टेटिव डीएनए कहा जाता है। डीएनए लगभग 98% आनुवांशिक होते हैं, अर्थात इनके द्वारा
प्रोटीन का कूटलेखन नहीं होता है, लेकिन इसका स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अतः किसी डीएनए का रिपीटिव भाग प्रयोग कर लिया गया तो नमूने का तुलना कराकर सही व्यक्ति की पहचान करने में सहयोग होगा। डीएनए फिंगरप्रिंट